नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी खबर में, जो कि राजस्थान से आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि संबित पात्रा की मुश्किलें बढ़ सकती है और 39 एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज कर ली गई है महज राजस्थान में। और देश भर में कांग्रेस समर्थक संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगातार मांग की जा रही है। ऐसे में भाजपा की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और ये राजस्थान में बड़ा झटका भाजपा को लगने जा रहा है, जहाँ पर 39 एफआईआर दर्ज कर ली गई है यहाँ पर संबित पात्रा के खिलाफ। इसी के साथ दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार। कहा, पीएम मोदी को छोड़कर इस पूरे देश को अपनी देश की सेना पर पूरा विश्वास है। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे। इसी के साथ तमाम बड़ी दिन भर की चुनी हुई खबरें टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के तहत लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि संबित पात्रा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद। जी हां दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। अंत तक खबर में बने रहिएगा, एक खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ राजस्थान में 39 जगह केस दर्ज, जाने क्यों। जी हां दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी की एक टीवी डिबेट के बाद हार्ट अटैक से निधन हो गया था। अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर राजस्थान में युवा कांग्रेस की ओर से संबित पात्रा पर अमर्यादित, जातिगत और धार्मिक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस के नेताओं ने उनके खिलाफ गैर इरादत हत्या का मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ 33 जिलों में 39 जगह पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एफआईआर में कहा गया है कि एक टीवी डिबेट के संबित पात्रा ने राजीव त्यागी को इंगित करते हुए अमर्यादित, जातिगत एवं धार्मिक टिप्पणी की। इससे त्यागी पर बेहद गहरा असर पड़ा। उस डिबेट के कुछ वक्त बाद ही हार्ट अटैक होने से उनकी मृत्यु हो गई। यह रिपोर्ट संबंधित जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष द्वारा करवाई गई है। राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा ये मामला गैर इरादतन हत्या का माना गया है। अटैक आने से पहले हुए थे डिबेट में शामिल। बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी का बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। अटैक से कुछ देर पहले ही वे एक टीवी चैनल पर डिबेट में शामिल हुए थे। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें गाजियाबाद के एक अस्पताल ले जाया गया था। टीवी डिबेट में शामिल होने की जानकारी राजीव त्यागी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर दी थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से तनाव पर राहुल बोले, पीएम मोदी को छोड़कर हर किसी को सेना पर विश्वास। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी विवाद पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा है कि देश के हर नागरिक को भारतीय सेना की क्षमता पर भरोसा है, केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा है, हर कोई भारतीय सेना की क्षमता और वीरता में विश्वास करता है। पीएम को छोड़कर जिनकी कायरता ने चीन को हमारी जमीन लेने की अनुमति दी, जिनके झूठ से यह सुनिश्चित होगा कि वे इसे बनाए रखेंगे। बता दें, चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर लगातार हमला बोलने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने चीन के साथ विवाद पर सरकार को घेरते हुए कहा कि भारत सरकार लद्दाख मामले में चीनी इरादों का सामना करने से डर रही है। राहुल ने कहा कि देश की सेना पर हर एक भारतीय को भरोसा है, लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं है। इससे पहले राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि भारत सरकार लद्दाख मामले में चीनी इरादों का सामना करने से डर रही है। जमीन पर मौजूद साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि चीन खुद को तैयार कर रहा है और अपनी स्थिति मजबूत बना रहा है। प्रधानमंत्री की निजी तौर पर साहस की कमी और मीडिया की चुप्पी के कारण भारत को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कोरोना संक्रमण को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है कि भारत में कोरोना का ग्राफ भयावह होता जा रहा है, न कि सपाट हो रहा है। उन्होंने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा, अगर ये पीएम की संभली हुई स्थिति है तो बिगड़ी स्थिति किसे कहेंगे। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए राहुल गांधी ने सरकार से यह सवाल किया। इससे पहले भी वे कोरोना टेस्ट और लॉकडाउन को लेकर सरकार को कई बार घेर चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी नेताओं ने पोस्ट किया लाल चौक पर तिरंगा फहराने की फर्जी फोटो, 10 साल पुरानी तस्वीर में हेरफेर, फैक्ट चेकर का दावा। जी हां दोस्तों, भारत में शनिवार को 74वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया। इससे करीब एक दिन पहले ही देश के सैकड़ों नेताओं ने तिरंगे और देशभक्ति से जुड़ी फोटो पोस्ट कर देशवासियों को बधाई देना शुरू कर दिया था। इस बीच एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज की तरफ से दावा किया गया है कि भाजपा नेता कपिल मिश्रा, किरण खेर और जामयांग शेरिंग नांग्याल की तरफ से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित लाल चौक पर तिरंगा फहराने की जो फोटो ट्वीट की गई थी वो फर्जी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह फोटो कई न्यूज वेबसाइट पर भी दिखाई दी थी। एक खबर में तो यहाँ तक कहा गया कि कभी कश्मीर के सबसे संवेदनशील इलाकों में शामिल रहने वाला लाल चौक आज हिंसा और पत्थरबाजी से आज़ाद है। लाल चौक पर फहराते हुए देश का तिरंगा सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है। एक अन्य मीडिया ग्रुप
शाहरुख ने कहा कि लद्दाख के सांसद जामयांग शेरिंग नामग्याल ने लाल चौक पर लहराते हुए तिरंगे की फोटो पोस्ट की, सोशल मीडिया पर वायरल। हालांकि जब इस फोटो को रिवर्स सर्चिंग की गई तो सामने आया कि खाली पड़े लाल चौक की एक तस्वीर में राष्ट्रीय ध्वज को अलग से लगाया गया है। ब्लॉग स्पॉट के एक ब्लॉग mubashir.blogspot.com पर यह तस्वीर 2010 से पड़ी है। इन दोनों ही फोटो में लाल चौक के बाईं तरफ कार और बीच में एक व्यक्ति को घूमते देखा जा सकता है। इस ब्लॉग को चलाने वाले मुबशिर मुश्ताक ने ट्वीट कर कपिल मिश्रा पर निशाना साधा और बताया कि उन्होंने बिना राष्ट्रीय ध्वज वाली फोटो 22 जून 2010 को पोस्ट की थी। उन्होंने कहा कि कपिल मिश्रा को फर्जी तस्वीर शेयर करने में कोई शर्म नहीं है। इसके बाद एक पत्रकार अहमद खान ने भी लाल चौक स्थित क्लॉक टावर की फोटो शेयर की। इसमें लाल चौक पर झंडा नहीं दिखाई दिया। खान ने इस दौरान लाल चौक का खाली पड़ा इलाका भी दिखाया। कश्मीर मॉनिटर अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम श्रीनगर स्थित एसके स्टेडियम में रखा गया। करते हैं अगली खबर की तरफ। ओवैसी ने फेसबुक की विश्वसनीयता पर उठाए सवाल, बोले हो गया बीजेपी से रिश्तों का खुलासा। जी हां दोस्तों, अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। 2016 के चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी का पक्षपात करने का आरोप झेल चुके ट्विटर और फेसबुक नए नियम लेकर आए हैं, लेकिन भारत में भी फेसबुक के नियमों पर बहस शुरू हो गई है। भारत में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने फेसबुक की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा, अलग अलग लोकतंत्रों में फेसबुक के अलग अलग मानक क्यों हैं? यह किस तरह का निष्पक्ष मंच है? यह रिपोर्ट बीजेपी के लिए नुकसानदेह है। यह समय है कि बीजेपी के फेसबुक के साथ संबंधों का खुलासा हो गया है और फेसबुक कर्मचारी पर बीजेपी के नियंत्रण की भी प्रकृति सामने आई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे पर फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग को घेरा है। दिग्विजय ने ट्वीट किया, मार्क जकरबर्ग कृपया इस बात पर बात करें। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक अंकी दास को फेसबुक में नियुक्त किया गया, जो खुशी खुशी मुस्लिम विरोधी पोस्ट को सोशल मीडिया पर अप्रूव करता है। आपने साबित कर दिया कि आप जो उपदेश देते हैं उसका पालन नहीं करते। CPM ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। CPM ने कहा, क्या फेसबुक ने बीजेपी के साथ मिलकर हेट स्पीच को फैलाया है और चुनावी मुद्दों पर पक्षपात किया है? वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने शीर्ष कार्यकारी को बताया कि इस तरह के भाषण पर अंकुश लगाने से फेसबुक के व्यावसायिक हितों को नुकसान होगा। ऐसी गड़बड़ का विवरण सार्वजनिक करने की आवश्यकता है। दरअसल ये पूरा विवाद अमेरिकी अखबार की एक रिपोर्ट में शुरू हुआ है। इसका विरोध फेसबुक के कर्मचारी ने किया था और इसे कंपनी के नियमों के खिलाफ माना था, लेकिन कंपनी के भारत में बैठने वाले वरिष्ठ कर्मचारियों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके बाद ओवैसी और दिग्विजय ने फेसबुक की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए गए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। PM मोदी समझाएं स्वतंत्रता संग्राम में RSS का रोल, अमित मिश्रा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मिश्रा ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्वतंत्रता संग्राम के RSS की भूमिका को लेकर जानकारी देने की मांग की है। उन्होंने लाल किले से प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषण को लेकर कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करना उनके दिल को छू गया, लेकिन वे हमें स्वतंत्रता संग्राम में RSS की भूमिका पर जानकारी दे। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक ट्वीट में कहा, नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों की प्रशंसा की, यह उनके दिल को छू गई, लेकिन 1972 से RSS प्रचारक प्रधानमंत्री हमें स्वतंत्रता संग्राम में RSS की भूमिका पर जानकारी दे। उन्होंने कहा कि मोदी को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में संघ परिवार की भूमिका के पीछे की सच्चाई के बारे में बताना चाहिए। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की जनता को भ्रष्टाचारियों से मुक्ति चाहिए। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास पर झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मौजूद रहीं। इस दौरान राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। तेजस्वी यादव ने कहा, देश को बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार से अब तक आज़ादी नहीं मिली। मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान में रटी रटाई बात दोहराई। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान बढ़ाएंगे CM नीतीश कुमार की मुश्किलें, कर सकते हैं बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में सियासी हलचल तेज हो गई है। JDU और लोजपा के बीच तल्खी भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। शनिवार को लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना के प्रदेश कार्यालय में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान चिराग पासवान ने JDU और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति अपने रुख को कायम रखते हुए कहा कि बिहार के विकास के मुद्दे को मैं उठाता रहूंगा। अगर इससे किसी को तकलीफ हो रही है तो मुझे उसकी चिंता नहीं है। चिराग ने बैठक के दौरान साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में वो JDU के लिए और मुश्किलें खड़ी करेंगे। चिराग ने इस बैठक में अपने कार्यकर्ताओं को 1 घंटे तक संबोधित किया। इस दौरान चिराग ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होना चाहिए। उसमें बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का लोजपा के कार्यक्रम को रखना चाहिए। लोजपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि हमारी पार्टी का गठबंधन भाजपा से है।
जेडीयू बाद में गठबंधन में आया। बिहार सरकार आज भी एनडीए में नहीं, महागठबंधन की सरकार की योजनाओं पर ही काम कर रही है। संसदीय दल की बैठक जल्द। चिराग पासवान ने इस बैठक में जल्द राज्य संसदीय बोर्ड और केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाने का निर्देश बोर्ड के अध्यक्ष विधायक राजू तिवारी को दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लोजपा आगे क्या कदम उठाएगी वो संसदीय बोर्ड की बैठक में तय होगा। ये भी साफ है कि इस बैठक में जेडीयू के साथ आगे रिश्ता क्या होगा, इस पर भी फैसला लिया जाएगा। चुनाव पर भी साफ फिर किया रुख। चिराग पासवान ने कोरोना काल में चुनाव को लेकर चल रही चर्चा पर एक बार फिर अपना रुख साफ किया। चिराग ने कहा कि मौजूदा हालात में चुनाव कराने की स्थिति नहीं है। अगर 6 माह बाद ही चुनाव होगा तो क्या परेशानी है। चुनाव में जो पैसा सरकार लगाएगी, जरूरत है कि उसका इस्तेमाल स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने में लगाए। मेरी प्राथमिकता जनता को स्वस्थ रखना होना चाहिए। चुनाव तो बाद में हो सकता है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने पिछले दिनों जेडीयू नेता लल्लन सिंह के द्वारा उन्हें कालिदास कहे जाने पर भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना जांच बढ़ाने के सुझाव को रीट्वीट किया तो मुझे कालिदास कहा जा रहा है, लेकिन बिहार के विकास के लिए मैं गाली भी सुनने को तैयार हूं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जान की बाजी लगाकर हमें अपनी आज़ादी की रक्षा करनी है, प्रियंका गांधी वाड्रा। जी हां दोस्तों, 15 अगस्त के मौके पर देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर से झंडा फहराने के बाद देश को संबोधित किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर देश भर के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि जान की कीमत चुकाकर लंबे संघर्ष के बाद भारत को आज़ादी मिली। करोड़ों हिंदुस्तानी एक होकर सत्य के लिए लड़े और जीते। जान की बाजी लगाकर हमें अपनी आज़ादी की रक्षा करनी है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मोर्चे पर डटे जवानों, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों, किसानों और मजदूरों को नमन। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस मुख्यालय में शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया गया। पार्टी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अनुपस्थिति में वरिष्ठ नेता AK एंटनी ने झंडा फहराया। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि हाल ही में अस्पताल से लौटी सोनिया गांधी चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार इस मौके पर उपस्थित नहीं हो सकी। ध्वजारोहण करने के बाद पार्टी नेताओं ने राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान और विजय विश्व तिरंगा प्यारा का गान किया। इस अवसर पर राहुल गांधी और एंटनी के अलावा वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, KC वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी, राजीव शुक्ला, RPN सिंह तथा कई अन्य नेता मौजूद थे। ध्वजारोहण के बाद कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लाल किले की प्राचीर से आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिए जाने को लेकर सरकार पर तंज किया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, सबसे पहले देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की कोटि कोटि बधाई। हर भारतवासी को सोचना है कि आज आज़ादी के मायने क्या है। क्या हमारी सरकार प्रजातंत्र में विश्वास रखती है, जनमत और बहुमत में विश्वास रखती है? इस देश में बोलने, सोचने, कपड़ा पहनने और आजीविका कमाने की आज़ादी है या कहीं न कहीं इन पर अंकुश लग गया है? सुरजेवाला ने कहा, आत्मनिर्भर भारत की बुनियादी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों ने रखी थी। अब जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो यह सवाल पूछना पड़ेगा कि जो सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को बेच दे और रेलवे एवं हवाई अड्डों का निजीकरण कर रही हो, वो इस देश की आज़ादी को सुरक्षित रख पाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के भाषण पर बोली कांग्रेस, चीन का नाम लेने से डरते क्यों हैं? जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से दिए भाषण पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। खासतौर से देश की सीमाओं को लेकर कई पीएम की बातों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में सीमाओं पर पड़ोसी देशों को कड़ा जवाब दिए जाने की बात कही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि ये समझ से परे है कि आज जो लोग सत्ता में हैं, उनको चीन का नाम लेने से डर क्यों लगता है, वो सीधे चीन का नाम लेकर क्यों नहीं बोल पाते हैं। वहीं पीएम के बयान पर कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा है कि हकीकत क्या है ये वो भी जानते हैं और जो हकीकत है वो कतई अच्छी नहीं है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, आज के हुक्मरान चीन का नाम लेने से डरते क्यों हैं? आज जब चीन हमारी सरजमी पर अतिक्रमण किए हुए हैं तो उसे पीछे कैसे धकेलना है, भारत माँ की रक्षा कैसे करनी है, इस पर हर भारतवासी को सोचना होगा और सरकार से जवाब मांगना होगा। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पर कही गई बातों को लेकर सुरजेवाला ने कहा, आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों ने रखी थी। अब जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो यह सवाल पूछना पड़ेगा कि जो सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को बेच दे और रेलवे एवं हवाई अड्डों का निजीकरण कर रही हो, वो इस देश की आज़ादी को सुरक्षित रख पाएगी? सिर्फ कह देना तो काफ़ी नहीं होता। प्रधानमंत्री के भाषण में सीमाओं को लेकर कई बातों
पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद अहमद पटेल ने कहा, सिर्फ बोल देना ही काफ़ी नहीं होता है। अगर उन्होंने जवाब दिया है तो हमें इसकी बहुत खुशी है। प्रधानमंत्री जो कहे उस पर हमें विश्वास भी करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री और उनकी सरकार हकीकत को अच्छे से जानते हैं और वास्तविकता अच्छी नहीं है। अगर चीनी सैनिक हमारी सीमा में आए तो फिर ऐसा क्यों है कि रक्षा मंत्री कुछ कहते हैं और प्रधानमंत्री कुछ और कहते हैं? सरकार के लोग ही अलग अलग बात क्यों बोल रहे हैं? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया का केंद्र पर हमला, संवैधानिक मूल्यों और परंपराओं के खिलाफ मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, देश अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। सोनिया गांधी ने कहा है कि सरकार प्रजातांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक मूल्यों और स्थापित परंपराओं के विपरीत खड़ी है। सोनिया गांधी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे भारतवर्ष की ख्याति विश्व भर में न सिर्फ प्रजातांत्रिक मूल्यों और विभिन्न भाषा, धर्म, संप्रदाय के बहुलतावाद की वजह से है, बल्कि भारत प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना एकजुटता के साथ करने के लिए भी जाना जाता है। सोनिया गांधी ने कहा, आज जब समूचा विश्व कोरोना महामारी की महाविभीषिका से जूझ रहा है, तब भारत को एकजुट होकर इस महामारी को परास्त करने के प्रतिमान स्थापित करने होंगे। मैं पूरे आत्मविश्वास से यह कह सकती हूँ कि हम सब मिलकर इस महामारी और गंभीर आर्थिक संकट की दशा से बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने बीते 74 वर्षों की स्वाधीनता में अपने प्रजातांत्रिक मूल्यों को समय समय पर परीक्षा की कसौटी पर परखा है और उसे निरंतर परिपक्व किया है। आज ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार प्रजातांत्रिक व्यवस्था, संविधान मूल्यों और स्थापित परंपराओं के विपरीत खड़ी है। भारतीय लोकतंत्र के लिए भी ये परीक्षा की घड़ी है। चीन और भारतीय सेना के बीच हुए टकराव पर सोनिया गांधी ने कहा, कर्नल संतोष बाबू और हमारे 20 जवानों की गलवान घाटी में वीर गति को भी 60 दिन बीत चुके हैं। मैं उनको भी याद कर उनकी वीरता को नमन करती हूं और सरकार से आग्रह करती हूं कि उनकी वीरता का स्मरण करें और उचित सम्मान दे। भारत माँ की सरजमी की रक्षा और चीनी घुसपैठ को विफल करना उन्हें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। सोनिया गांधी ने कहा, आज हर देशवासी को अंतरात्मा में झांककर यह सोचने की आवश्यकता है कि आज़ादी के क्या मायने हैं। क्या आज देश में लिखने, बोलने, सवाल पूछने, असहमत होने, विचार रखने, जवाबदेही मांगने की आज़ादी है? एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम भारत की प्रजातांत्रिक स्वाधीनता को अक्षुण्ण बनाए रखने का हर संभव प्रयत्न और संघर्ष करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का पीएम मोदी से सवाल, सब कुछ बेच दे रहे हैं तो भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? जी हां दोस्तों, 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी के संबोधन का मुख्य केंद्र बिंदु आत्मनिर्भर भारत रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता आह्वान किया कि राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे आए। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। इसके बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के संबोधन पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला पीएम मोदी के संबोधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों ने रखी थी। उन्होंने कहा कि अब जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो यह सवाल पूछना पड़ेगा कि जो सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को बेच दे, रेलवे और एयरपोर्ट का निजीकरण कर रही हो, वो इस देश की आज़ादी को सुरक्षित रख पाएगी? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता ने सवाल किया, देश का हर नागरिक सोच रहा है कि आज आज़ादी के मायने क्या है? क्या हमारी सरकार लोकतंत्र में विश्वास रखती है? क्या हमारी सरकार जनमत और बहुमत में विश्वास रखती है? इस देश में बोलने, सोचने, कपड़ा पहनने और आजीविका कमाने की आज़ादी है या कहीं न कहीं इन पर अंकुश लग गया है? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल बोले, दिल्ली में नहीं खोलने जा रहे स्कूल, देशवासी ले ये 3 प्रण। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि दिल्ली सरकार तब तक स्कूल नहीं खोलेगी जब तक कि शहर में कोरोना को लेकर बेहतर स्थिति के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाती। इसके साथ ही उन्होंने करप्शन, पर्यावरण और साफ सफाई को लेकर देशवासियों से 3 अपील की। दिल्ली सचिवालय में शनिवार को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में सीएम केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 2 महीने पहले के मुकाबले अब कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है। सीएम ने कोरोना से निपटने को लेकर केंद्र सरकार, कोरोना वॉरियर्स और विभिन्न संगठनों सहित सभी हितधारकों को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य आम आदमी पार्टी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, मैं लोगों से मिलता रहता हूं। लोगों का कहना है कि स्कूल अभी न खोले जाएं। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम उनके बच्चों की इतनी ही परवाह करते हैं जितनी वे करते हैं। जब तक पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो जाते, हम स्कूल नहीं खोलने जा रहे हैं।
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में आइसोलेशन और प्लाज्मा थेरेपी को लेकर मॉडल पेश किया है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि इस साल दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण अपने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को दिल्ली सचिवालय में आयोजित किया। पहले इसका आयोजन छत्रसाल स्टेडियम में होता था। सीएम की 3 अपील। सीएम केजरीवाल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों से 3 प्रण लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि पहला, जीवन में कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ना रिश्वत लेंगे, ना रिश्वत देंगे। रिश्वत लेना, रिश्वत देना और भ्रष्टाचार देश और भारत माता के साथ गद्दारी है और उन सैनिकों के साथ गद्दारी है जो बॉर्डर पर अपनी जान कुर्बान करते हैं। यह उनके साथ गद्दारी है जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए जान दी। यह भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस के साथ गद्दारी है। दूसरे, प्रदूषण के मुद्दे पर सीएम ने कहा कि प्रण लेना चाहिए कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे जल या वायु प्रदूषण फैले। अगर हम आज अपनी धरती को प्रदूषित करते हैं तो न सिर्फ हम अपनी देशवासियों की जान के साथ खेल रहे हैं बल्कि आने वाली पीढ़ी की जान भी दांव पर लगा रहे हैं। तीसरा, मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने देश को साफ सुथरा रखना है। जब हम सड़क पर निकलते हैं तो 2 मिनट के लिए भी नहीं सोचते कि कुछ खाकर कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।